नमस्कार दोस्तों, वसंत एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर जो है बेसिकली वह मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर है। देखिए, इसके पहले हमने मध्य प्रदेश का संपूर्ण भौगोलिक स्वरूप देखा। देखिए, अगर हमें संरचनात्मक अध्ययन करना है किसी भौगोलिक क्षेत्र का, तो स्ट्रक्चरल हमें अगर अध्ययन करना है, संरचनात्मक अध्ययन में अगर हम देखें तो मूल रूप से दो चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। पहला भौगोलिक संरचना और दूसरे नंबर पे भूगर्भिक संरचना। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले हम वो समझते हैं। जैसे हम देखते हैं भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना, सर वो मैसेज कर दीजिएगा ऑनलाइन आ जा, है ना। पहला होता है भौगोलिक संरचना और दूसरा है भूगर्भिक संरचना। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो जब हम पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली वस्तुओं का, जैसे मतलब पाई जाने वाले भौगोलिक संरचनाओं का, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, जलवायु, मिट्टी, खनिज आदि का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी, खनिज नहीं इसमें, तो इस संरचना को कहा जाता है भौगोलिक संरचना। इस संरचना को किस नाम से जाना जाता है? भौगोलिक संरचना। और दूसरा होता है भूगर्भिक संरचना। जब हम पृथ्वी के आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों के स्वरूप, चट्टानों का आकार, चट्टानों का संरचना, चट्टानें बनने का प्रक्रिया, इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं, तो यह संरचना जो कहलाती है वह भूगर्भिक संरचना कहलाती है। क्लियर? तो आज का हमारा जो लेक्चर है वह है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। देखिए, इसके पहले हमने भौगोलिक संरचना में यह देखा, जो ऑनलाइन है, कौन ऑनलाइन है? गुड इवनिंग। चलिए, तो इसके पहले हमने जो देखा कि भौगोलिक संरचना में हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप को देखा। हमने यह देखा कि भौगोलिक दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश 3 उप विभागों में बांटा गया है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मैकल, सेड़ी और पूर्वी पठार, जिसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज का पूरा लेक्चर केंद्रित है इस बात पर कि हमारे मध्य प्रदेश की आंतरिक संरचना में किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, मध्य प्रदेश की आंतरिक संरचना कैसी है, उसका स्वरूप कैसे निर्धारित होता है। तो देखिए, पहले मैं आपको इस लेक्चर के 2 पार्ट होंगे, आज के लेक्चर के 2 पार्ट होंगे। पहले आपको मैं बिना पीपीटी के माध्यम से पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना समझाऊंगा, फिर उसके बाद पीपीटी के माध्यम से आपको कुछ अतिरिक्त फैक्ट पता चलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम विदाउट पीपीटी मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के बारे में देखते हैं। देखिए, भौगोलिक दृष्टि से, भूगर्भिक दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखें तो हमारा मध्य प्रदेश किस चीज का एक भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। अब प्रश्न उठता है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो भारत का ये दक्षिणतम जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र है आपको देखने को मिल रहा होगा, इस दक्षिणतम क्षेत्र, प्रायद्वीप क्या होते हैं? आइलैंड और द्वीप। और प्रायद्वीप में ये अंतर होता है कि द्वीप जो होते हैं वो चारों ओर समुद्र से घिरे होते हैं, जबकि प्रायद्वीप जो होते हैं वह 3 ओर समुद्र से घिरे हैं। भारत का यह हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है क्योंकि यह हिस्सा 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसके इस हिस्से पे है आपका अरब सागर, यह वाला हिस्सा है आपका हिंद महासागर, और ये इस हिस्से को कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी। क्लियर? हमारा मध्य प्रदेश जो वास्तविकता में देखें तो मध्य प्रदेश हमारा कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश भारत के इस भाग में स्थित है। ठीक है, और पूर्णतः एक लैंड लॉक स्टेट है, यह हम जानते ही हैं। लैंड लॉक स्टेट अर्थात भू आवेष्टित राज्य। भू आवेष्टित राज्य ऐसे राज्यों को कहते हैं जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती। हमारा मध्य प्रदेश पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश की कोई भी सीमा हमारे समुद्र को स्पर्श नहीं करती। मध्य प्रदेश हमारा प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। अगर भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से देखें तो प्रारंभिक काल में, है ना, आर्कियन युग में कहा जाता है कि पृथ्वी एक विशाल भूखंड हुआ करती थी और इस विशाल भूखंड को कहा जाता था पैंजिया
मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूं क्योंकि हमारा टॉपिक आज पूरा ज्योग्राफी नहीं, और इसके ऊपर वाला एक विशाल महासागर था। इस विशाल महासागरीय क्षेत्र को कहा जाता था पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, हम देखते हैं पैलियोजोइक और मीसोजोइक एक में ये पेंजिया वाला हिस्सा जो है वह दो भागों में टूट गया। पेंजिया हिस्सा जो है वह दो भागों में टूट गया, है ना। ये वाला हिस्सा दो भागों में टूट गया। पृथ्वी को आप इस रूप में देख सकते हो। एक मिनट, पेंजिया हिस्सा दो भागों में टूट गया, आप ऐसे देख सकते हैं। क्लियर। पेंजिया हिस्सा जब दो भागों में टूट गया ये वाला, तो ये दो लैंड बने। इस वाले लैंड को कहा गया अंगारा लैंड और इस भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड से ही टूटकर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ और इस प्रायद्वीपीय पठार के एक अभिन्न अंग के रूप में हमारा मध्य प्रदेश। तो हमारा मध्य प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो प्राचीनतम चट्टानों से बना है और गोंडवाना लैंड का ही एक उपभाग है। किसका उपविभाग है? गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। अब चूंकि मध्य प्रदेश प्राचीनतम चट्टानों से बना है और गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, अतः मध्य प्रदेश में वे सारी चट्टानें जो पाई जाती हैं जो गोंडवाना लैंड में पाई जाती है। भूगर्भिक दृष्टि से देखें तो हमारे मध्य प्रदेश में मूल रूप से 7 प्रकार की चट्टानें देखने को हमें मिलती हैं। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की चट्टानें मिलती हैं हमें? तो 7 प्रकार की मूल रूप से। अरे हमारे मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की चट्टानें मूल रूप से पाई जाती हैं। पहले प्रकार की चट्टान को कहा जाता है आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान, है ना। आर्कियन चट्टान या इसको पुरातन चट्टान भी कहते हैं। आर्कियन चट्टानों के बाद मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली दूसरी चट्टान है, इसको कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तीसरे नंबर की चट्टानें हैं, इसके किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तीसरी चट्टानें हैं जिसे किस नाम से जानते हैं हम? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। गुड इवनिंग राम मिलन, गुड इवनिंग। तीसरी चट्टानें कौन सी है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। चौथी चट्टानें मध्य प्रदेश में पाई जाती है, इसे कहा जाता है विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें। पांचवें नंबर की हमारे मध्य प्रदेश में जो चट्टानें मिलती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? पांचवी चट्टानें हैं, इसे कहा जाता है दक्कन क्रम की चट्टानें, दक्कन क्रम की चट्टानें। छठे नंबर की हमारे मध्य प्रदेश में जो चट्टानें हैं उसे कहा जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और सातवीं चट्टानें जो हमारे मध्य प्रदेश में है उसे कहा जाता है टर्सरी चट्टानें, टर्सियरी चट्टानें। ठीक है, तो आपको बस इतना ही समझना है। हालांकि मैं पूरा डिटेल से इसको गुड इवनिंग कविता जी, गुड इवनिंग। हालांकि मैं इसको पूरे नोट्स में पीपीटी के माध्यम से पूरी डिटेल से शुरुआत से समझाऊंगा, लेकिन सिंपल से समझिए। अगर आपसे सिंपल वन लाइनर में पूछा जाए, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन ही आने हैं, हमारे मध्य प्रदेश में मूल रूप से कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, आज का लेक्चर जो है हमारा वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश पर है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वह क्षेत्र, मतलब हमने पढ़ा कि पृथ्वी की संरचना का अध्ययन हम करें तो दो रूप में, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भौगोलिक संरचना और भूगर्भिक संरचना। भौगोलिक संरचना अर्थात पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें,
जलवायु, मिट्टी, इन सब का अध्ययन कहलाता है भौगोलिक संरचना, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से 3 उपविभागों में बांटा गया। दूसरा होता है भूगार्भिक संरचना, जिसमें पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली चट्टानों का, चट्टानें कैसे बनी है, चट्टानों का स्वरूप, चट्टानों की संरचना, आकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इस संरचना को कहा जाता है भूगार्भिक संरचना। क्लियर? तो भूगार्भिक दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश, मैंने बताया 7 प्रकार की मूल रूप से चट्टानें हैं। चूंकि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है और प्रायद्वीपीय पठार में मूल रूप से 7 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। ये सभी 7 चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती हैं। अब इस लेक्चर के माध्यम से हम देखेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में ये 7 चट्टानें अलग अलग किन क्षेत्रों में कैसे रूप में विस्तार है। क्लियर? तो अलग अलग हम 7 प्रकारों की चट्टानों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं? ठीक है, तो आर्कियन चट्टानें अगर हम इस मैप के माध्यम से देखें, हालांकि बहुत क्लियर नहीं होगा, मैं मैप बता दूंगा। आर्कियन चट्टानें पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरातन चट्टानें होती हैं। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा इंट्रो कि किसी भी स्थान की भू आकृति, उसकी भूगार्भिक संरचना, निर्माण प्रक्रिया, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का परिणाम होते हैं। बिल्कुल, किसी प्रकार की चट्टानें किस प्रकार वह क्षेत्र बना है, प्राचीनतम काल में वो क्षेत्र कैसे थे और कैसे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ, इसके आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। भूगार्भिक संरचना के अध्ययन से ही किसी विशेष स्थान पर पाई जाने वाली चट्टानों की संरचना और संगठन, भूगार्भिक अध्ययन से ही पता चलता है कि किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं और उसका संगठन कैसा है। क्लियर? आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले पूरा संपूर्ण भूमंडल जो था वो 2 भागों में विभक्त था। पृथ्वी जो थी एक विशाल भूखंड में विभक्त थी। यहां पे इस भाग को कहा जाता था पेंजिया। आपने ज्योग्राफी में अगर पढ़ा हो तो इसको कहा जाता था पेंजिया, और इसके पाए जाने वाले विशाल महासागर समुद्र को कहा जाता था पैंथालॉसा। इसके विशाल समुद्र को क्या कहा जाता था? पैंथालॉसा। क्लियर? इस भाग को कहते थे पेंजिया और इस भाग को कहते थे पैंथालॉसा। ठीक है, फिर इसके बाद इसके चारों ओर समुद्र था जिसे पैंथालॉसा कहा गया। इसका पैलियोजोइक और मीसोजोइक महाकल्प में विभाजन होगा। पैलियोजोइक और मीसोजोइक जब हम महाकल्प में आते हैं तो ये पेंजिया वाला हिस्सा जो है ना, ये 2 भागों में टूट गया। ये पेंजिया वाला हिस्सा जो है ये 2 भागों में टूट गया। ऊपर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और नीचे वाला हिस्सा कहलाया, इसको कहते हैं हम गोंडवाना लैंड। तो नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। आगे क्या है? गोंडवाना लैंड का उत्तर पूर्व की ओर अभिसरण होने लगा, है ना, और उससे दक्षिण भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसके उत्तरी भाग में मध्य प्रदेश राज्य स्थित है। कुछ नहीं था, मैं शॉर्ट में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बिल्कुल मिलन। अब जब अंगारा लैंड टूटा, देखिए हमारा मध्य प्रदेश कहां पे रहा इसमें, जैसे अब ये देखिए ये है पृथ्वी। इस पृथ्वी में अगर हम देखें तो अंगारा लैंड टूट के तो उत्तर की ओर चला गया, जैसे यूरोप और उत्तर अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ, ये वाला क्षेत्र, और गोंडवाना लैंड टूट के दक्षिण की ओर आ गया। लेकिन धीरे धीरे ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा जो है वो टूटकर उत्तर की ओर अभिसरण होने लगा, ये हिस्सा, और ये हिस्सा टूटते टूटते यहां पर आ गया, और इसी से भारत का प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। और हमारा मध्य प्रदेश इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक क्या था? भाग था, जो उत्तर की ओर ये अभिसरण लगातार कर रहा था। तो इस तरह अगर हम देखें मध्य प्रदेश में पूछा जाए, अगर चट्टानों को भूगर्भिक दृष्टि से पूछे कि मध्य प्रदेश किस लैंड का भाग है, किस, तो हिमालय प्रदेश जो होता है वो अंगारा लैंड का भाग होता है, जबकि हमारा मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार का अंग है, और प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का एक अभिसरण है, मतलब गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। इस तरह हमारा मध्य प्रदेश भी भूगर्भिक दृष्टिकोण से गोंडवाना लैंड का ही एक भाग हुआ। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछते जाना। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। भूगर्भिक हलचलों के कारण इस भूभाग में कगार, पर्वत, पठार, स्थलाकृतियां, बिल्कुल ये समतल लैंड था जिसमें कई भूगर्भिक हलचलें हुई, और इसमें कई सारे पठार बने, पर्वत बने, नदियां बनी, सारी चीजें हुए। अपरदन और अपक्षय से मध्य कार्बोनिक फेनस काल में कोयले का निक्षेप हुआ, और प्लीस्टोसीन काल, हेलोसीन काल में मैदानी भागों का निर्माण हुआ। क्लियर? अब डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं।
भूगर्भिक दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश में अगर अध्ययन करें, हमारे मध्य प्रदेश का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करें, तो जियोलॉजिकल का स्ट्रक्चर का अगर हम देखने पर हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने पर हमारे मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की चट्टानें मूल रूप से देखने को मिलती हैं। अब इस यूनिट में हमें क्या देखना है? इस यूनिट में हमें यही देखना है ये 7 चट्टानें कौन सी हैं, कैसे बनी, फिर इसका स्वरूप क्या होता है, और हमारे मध्य प्रदेश में ये 7 प्रकार की चट्टानें किन किन क्षेत्रों में अलग अलग पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें पहली चट्टान है आर्कियन, दूसरी चट्टान हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तीसरी चट्टान हम देखेंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, चौथी हम देखेंगे विंध्यन चट्टानें, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, अच्छा यहाँ पे इसको नेक्स्ट नहीं हुआ, छठे नंबर की चट्टानें हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानें, और सातवीं चट्टानें हैं क्वार्टरनी क्रम की चट्टानें या टर्सरी क्रम की चट्टानों के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर? सबसे पहली चट्टान से शुरुआत करते हैं, इसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टानें। यहां पे लिख देते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, अगले पेज में लिखा होगा आर्कियन समूह की चट्टानें, आर्कियन सिस्टम रॉक्स। देखिए आर्कियन चट्टानें क्या है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे प्राचीनतम चट्टानों को आर्कियन चट्टानें कहा जाता है। भूगर्भिक अध्ययन से यह पता चला है कि पृथ्वी में ना मतलब आज से लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब कब? मानव की उत्पत्ति से, जीव जंतुओं की उत्पत्ति से पहले, कहा जाता है कि आज से पृथ्वी लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व एक लावा अवस्था में थी, पिघली हुई अवस्था में थी। ठीक है, लावा अवस्था में पृथ्वी के होने के कारण, प्राचीनतम चट्टानें लावा अवस्था में होने के कारण पृथ्वी में किसी भी प्रकार के वनस्पति या जीव जंतु नहीं थे, गर्म तप्त लावा थी। अब जब गर्म तप्त लावा समय के साथ धीरे धीरे ठंडा हुआ, और समय के साथ जब ये तप्त लावा, गर्म तप्त लावा धीरे धीरे ठंडा होता चला गया, तो जिस सबसे पहली प्राथमिक चट्टान का निर्माण हुआ पृथ्वी पर, है ना, जिस सबसे पहली चट्टानों का पृथ्वी पर निर्माण हुआ, जब पृथ्वी ठंडी हुई, जीव जंतु अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तो उन चट्टानों को ही आर्कियन चट्टानें, या इसको हिंदी में हम पुरातन चट्टान भी कह देते हैं कई बार। इन चट्टानों को हम किस नाम से जानते हैं? पुरातन चट्टानें, आर्कियन चट्टानें के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आर्कियन चट्टानें मूल रूप से देखने को कहां मिलती हैं? तो आर्कियन चट्टानें सबसे प्राथमिक चट्टानें होती हैं। बाकी 6 चट्टानें जो हम पढ़ने वाले हैं, चाहे वह धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो, चाहे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, चाहे विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना चट्टानें, ये कहीं ना कहीं आर्कियन चट्टानों के, गोंडवाना चट्टानें छोड़कर आर्कियन चट्टानों के निक्षेप से ही बनी है। निक्षेप मतलब होता है टूटने से बनी है ना। जब आर्कियन रॉक्स जो है वो समय के साथ टूटती चली गई, तो आर्कियन रॉक्स से ही बनी धारवाड़ चट्टानें, आर्कियन रॉक्स से ही बनी कुड़प्पा चट्टानें। तो सबसे प्राचीन चट्टानें होती हैं, इसे फादर लॉक्स या मदर लॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, मातृ चट्टानें या पितृ चट्टानों के नाम से। क्लियर? अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाके देखें तो ये आर्कियन चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, अगर इन 7 चट्टानों में मध्य प्रदेश में 7 चट्टानें आपको याद हो जाएंगी, फिर से रिपीट करता हूं, आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कुड़प्पा चट्टानें तीसरा, चौथे नंबर पे विंध्यन चट्टानें, 5वें नंबर पे गोंडवाना चट्टानें, 6वें नंबर पे है दक्कन ट्रैप की चट्टानें, और 7वें नंबर पे है क्या? आपकी टर्सरी चट्टानें या क्वार्टरनी चट्टानें। क्लियर? ये 7 प्रकार की चट्टानें हैं। अगर इन 7 चट्टानों में पूछा जाए आपसे कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर सबसे ज्यादा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछें, कौन सी चट्टानों का विस्तार है, तो इसका उत्तर होता है क्या? आर्कियन समूह की चट्टानें। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर किस चट्टानों का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। किनका विस्तार है? क्लियर? चलिए, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर किन चट्टानों का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। क्लियर? अब आर्कियन समूह की चट्टानें हैं कैसी, तो आगे हम इस पीपीटी में देखते हैं। देखिए,
आर्कियन शब्द होता है सबसे प्राचीन, जैसा कि मैंने बता दिया आर्कियन शब्द का क्या होता है, सबसे प्राचीन। इसी समूह की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। हमारे मध्य प्रदेश की भी 2/3 पार्ट में जो है जो चट्टानें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं वो आर्कियन समूह की चट्टानें। प्रायद्वीपीय पठार में भी हमने बोला ना, ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार अगर किसी से बना है तो वही प्राचीनतम चट्टानें आर्कियन रॉक्स से ही बना हुआ है। क्लियर। मध्य प्रदेश के उत्तर और उत्तर पश्चिम पूर्वी भाग में आर्कियन चट्टानों का विस्तार है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट, आगे हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, चारकोनाइट है ना, सिस्ट और नीस आदि खनिज पाए जाते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं द्रवित पदार्थ के शीतलन से। सिंपल सा इसको इस रूप में समझो कि पृथ्वी प्राचीन काल में मैंने बताया लावा अवस्था में थी, पिघली हुई अवस्था में थी, द्रवित अवस्था में थी, लिक्विड फॉर्म में थी। हमारी पूरी पृथ्वी किस तरह फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में थी। और यह लिक्विड मतलब द्रवित पृथ्वी धीरे धीरे जमती चली गई, ठंडी होती चली गई, और ठंडे होने से, शीतलन से मतलब ठंडे होने से, और दृढ़ीकरण मतलब मजबूत होने से, घनीभव होने से, सॉलिडिफिकेशन होने से, सॉलिडिफिकेशन मतलब कठोर होने से जिन पहली चट्टानों का निर्माण हुआ है ना, उसे ही कहा गया आर्कियन चट्टानें। मैग्मा या लावा के उद्भेदन के पश्चात रूपांतरण के फलस्वरूप सिस्ट और नीस जैसी चट्टानों का निर्माण हुआ। दैट्स इट। आर्कियन चट्टानों का अब इतनी प्राचीन चट्टानें हैं कि आर्कियन चट्टानें सबसे ज्यादा परिवर्तित हुई हैं, क्योंकि भूगर्भिक हलचलों को सबसे ज्यादा जो झेला है, पृथ्वी पर आने वाली संरचनाओं को, जो भी भूगर्भिक हलचलें सबसे ज्यादा उसको झेला है, तो वो आर्कियन चट्टानों ने ही झेला है। ठीक है। तो चूंकि आर्कियन चट्टानों ने झेला है, अतः ये चट्टानें जो होती है ना, चूंकि लावा से हुई हैं, अतः जीव विहीन होती हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार के फॉसिल्स नहीं मिलते, ना पेड़ पौधे या वनस्पति, किसी भी प्रकार के जीव नहीं मिलते। ठीक है। ये आर्कियन चट्टानें इत्यादि आकुचित होती हैं, भ्रंशित, सल्कित, है ना। दैट्स इट। बहुत ज्यादा इसको देखना नहीं है, इसको पीवीटी पढ़ लेना। रूपांतरण के कारण ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित हो जाता है ना। बंगाल गुंबद, गुंबद नाइस आदि इसके उदाहरण हैं। अब आर्कियन चट्टानें कुछ निक्षेप के रूप में पाई जाती हैं। निक्षेप अब क्या होता है, आर्कियन चट्टानों का विस्तार कुछ ऐसे विशाल भूखंडों के रूप में हमें देखने को मिलता है ना, विशाल टुकड़ों के रूप में देखने को मिलता है जगह जगह पर। ये विशाल टुकड़े नीस के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं, नीस। कुछ जैसे इसके उदाहरण हैं, जैसे एक प्रायद्वीपीय नीस है ना। प्रायद्वीपीय नीस प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाने वाले नीस को प्रायद्वीपीय नीस कहा जाता है। एक है बुंदेलखंड नीस, यह आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित आकार में बृहद होते हैं, और इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। क्लियर। तीसरे नंबर पे होता है इसमें चारकोनाइट नीस। अच्छा, चारकोनाइट सुना, चारकोनाइट का नाम पड़ा है जॉब चारनाक के नाम पे। जॉब चारनाक कौन है, ये कलकत्ता शहर का संस्थापक था, है ना, आपको पढ़ा होगा इतिहास में। जॉब चारनाक का नाम, उसके नाम पर इन चट्टानों का नाम पर पड़ा चारकोनाइट नीस, है ना। ये नीलगिरी नीस भी कहते हैं, क्योंकि इसका नीला रंग, इसका रंग जो होता है वो नीला होता है। ठीक है। अब हमारे मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मैप के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि चारकोनाइट या बेसिकली ये नीस है कहां। तो देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश की आंतरिक संरचना में जाकर देखें, कुछ मैप के माध्यम से हम इसको देखते हैं। मध्य प्रदेश में ये तीनों प्रकार के नीस हमें देखने को कहां मिलते हैं। तो इसका पहला हिस्सा है बुंदेलखंड नीस। देखिए, इस हिस्से में मिलता है हमें बुंदेलखंड नीस। ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है बुंदेलखंड नीस। ठीक है। इसका दूसरा हिस्सा कहलाता है ना, चारकोनाइट नीस। चारकोनाइट नीस मध्य प्रदेश में ना ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कहलाता है। मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा कहलाता है चारकोनाइट नीस। आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बुंदेलखंड नीस किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला जो बुंदेलखंड नीस है वो कौन सी चट्टानें कहलाएगी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो इसका पहला पार्ट हुआ बुंदेलखंड नीस, इसको कहते हैं बुंदेलखंड नीस। हालांकि ये चट्टानें ना पृथ्वी की आंतरिक सतह में, चूंकि प्राचीनतम चट्टानें अतः पृथ्वी की आंतरिक सतह पे पाई जाती है। इसके ऊपर आप देखोगे आगे
तो धारवाड़ क्रम भी मिलेगा, इसके ऊपर कुड़प्पा क्रम भी मिलेगा, इसके ऊपर विंध्यन क्रम भी मिलेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है चारकोनाइट नीस। चारकोनाइट नीस। अच्छा, खनिजों की दृष्टि से प्रायः खनिज संपन्न ये चट्टानों में ना खनिजों की जो है वो अभाव पाया जाता है। मंदसौर में एक खनिज मिलता है, इसका नाम है स्लेट पत्थर। स्लेट पत्थर कहां मिलता है? स्लेट पत्थर मिलता है मंदसौर में, और जो मंदसौर में मिलने वाला स्लेट पत्थर है वो आर्कियन क्रमों की चट्टानों में चारकोनाइट नीस का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? चारकोनाइट नीस का एक पार्ट होता है। क्लियर? तो ये हो गए मध्य प्रदेश में आर्कियन क्रम की चट्टानें। समझ में आया? अब अगली चट्टान में पहुंचते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टान के बाद अगली चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। दूसरी चट्टान है मध्य प्रदेश की क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पहली चीज तो इसका नाम ऐसा विचित्र सा नाम क्यों पड़ा? धारवाड़, ये नाम कहां से आया? इन चट्टानों की पहली बार खोज जो की गई थी वो आंध्र प्रदेश कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पहली बार इन चट्टानों की खोज की गई थी। कर्नाटक के धारवाड़ जिलों में सबसे पहली बार पाए जाने के कारण इन चट्टानों को धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। सबसे पहली बार ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाई गई, इस कारण इन चट्टानों को किस नाम से जाना गया? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की विशेषता होती है, पहली चीज तो ये बनी कैसे? तो सिंपल सा है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन चट्टानों के समय के साथ अपक्षय, अपर्दन और निक्षेप के परिणाम स्वरूप बनी है। अपक्षय मतलब टूटने फूटने के परिणाम स्वरूप बनी है। अपक्षय हुआ, टूटी चट्टानें, और आर्कियन चट्टानें लगातार टूटती चली गई। आर्कियन चट्टानों के लगातार टूटने से जिन प्राथमिक चट्टानों का जिन द्वितीय चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों को ही कहा गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें की विशेषता होती है कि ये चट्टानें एक सीरीज के रूप में मिलती है। सीरीज के रूप में मतलब क्या होता है? क्रम, ऐसे पट्टियां पाई जाती हैं, 1 2 3। तीसरी विशेषता, ये चट्टानें सबसे ज्यादा खनिज संपन्न होती हैं। मध्य प्रदेश में जितने बहुमूल्य खनिज और धातुएं मिलती हैं उसमें ज्यादातर बहुमूल्य धातुएं किसमें मिलती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती हैं। क्लियर? मध्य प्रदेश में बेसिकली इसकी 3 सीरीज हमें देखने को मिलती है। ये 3 सीरीज कौन कौन सी है? पहली सीरीज कहा जाता है यहां पे बालाघाट से लेकर लगभग जबलपुर तक इसका विस्तार होता है। ये वाला हिस्सा जिसके अंतर्गत आप देखोगे तो मैग्नीज की खदान भी है, तांबे की खदान भी है, भारवेली खदान, मलाजखंड खदान, लोहा की प्रमुख खदान यहां पे है जबलपुर में। तो बालाघाट से लेकर जबलपुर तक जिस विस्तार है इसको कहा जाता है चीपली सीरीज। किस सीरीज को किस नाम से जानता है? चीपली। इसी के जस्ट लगी बगल में एक और सीरीज है जबलपुर के आसपास ही, सकोली सीरीज। सकोली सीरीज। और तीसरी चट्टान यहां पे छिंदवाड़ा के आसपास मिलती है हमें, इसे कहा जाता है किस नाम से? सौसर सीरीज। सिंपल? तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में, है ना? ये क्वेश्चन पीएससी में भी पूछा गया, बापन में भी एक बार पूछा गया कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सकोली सीरीज किस क्रम की चट्टानें हैं। दूसरा, ये सीरीज हमें मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलती। तीसरा, इसमें किस प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें खनिजों की दृष्टि से सबसे संपन्न चट्टानें हैं, बहुमूल्य खनिजों की इसमें अधिकता होती है। क्लियर? तो सारे बहुमूल्य खनिज इसमें तांबा, लोहा और बेसिकली इसमें मेटेलिक खनिज, धात्विक खनिज मूल रूप से पाए जाते हैं। बनी कैसे? तो आर्कियन चट्टानों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप बनी, लगातार टूटते फूटते रहने के परिणाम स्वरूप बनी। अब पीपीटी में इसकी पूरी जानकारी लिखी है जिसको हम बता देते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन नीस और शिष्ट शैलों के आच्छादन मतलब है ना, मतलब टूटने फूटने और इरोजन, अपर्दन के परिणाम स्वरूप हुआ। अवसादों के निक्षेप, है ना, जैसे आर्कियन चट्टानें ऐसे होती हैं, जैसे ये आर्कियन चट्टानें हैं,
यहाँ पे वर्षा हुई, भूगर्भीय हलचल हुई, तो ये टूटती जाती हैं, टूटते टूटते और ये बह के आके यहाँ पे ऐसे जमती चली जाती हैं। बहुत करोड़ों वर्षों में ये चट्टानें जमकर कठोर हो जाती हैं। तो आर्कियन चट्टानों का डायरेक्ट इरोजन होता रहता है, अपरदन होता रहता है, और अपरदन के परिणाम स्वरूप जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, नाम भी मैंने बता दिया, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में खोजी गई थी और इस कारण इनका नाम पड़ा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में स्लेट, सिस्ट, नीट, गिरलाइट, फाइलाइट, क्वार्टाइज आदि खनिजों की प्रधानता होती है। जीवाश्म रहित होती हैं। इन चट्टानों में भी बहुत ज्यादा जीवाश्म नहीं मिलते, क्योंकि आर्कियन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते, इस कारण आर्कियन चट्टानों से बनने के कारण धारवाड़ क्रम की चट्टानों। जीवाश्म वाली चट्टानें हम आगे पढ़ेंगे। जो जीवाश्म वाली सबसे ज्यादा चट्टानें होती हैं उनको गोंडवाना चट्टानें कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना चट्टानें भी 2 जगहों पर है ना। एक सतपुड़ा गोंडवाना चट्टानों का सतपुड़ा कोल माइंस वाला एरिया है, और एक जो है पूर्वी कोल माइंस वाला, ईस्टर्न कोल माइंस एरिया, वो पूरी की पूरी गोंडवाना लैंड वाला भाग है। क्लियर, अभी हम इसमें देखते हैं। तो इन चट्टानों में भी खनिजों का अभाव पाया जाता है। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित होती हैं। अच्छा, खनिज बहुत पाए जाते हैं, जीवाश्मों का अभाव पता है। मैंने बताया कि इन चट्टानों में आर्थिक महत्व तो बहुत ज्यादा होता है। इकोनॉमिक दृष्टि से ये चट्टानें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बहुमूल्य जो खनिज मिलते हैं वो हमें किस में मिलते हैं? इन्हीं जीवाश्म चट्टानों में मिलते हैं, क्योंकि इसमें कोबाल्ट मिलता है, मैग्नीज मिलता है, अभ्रक मिलता है, क्रोमियम मिलता है, बहुत सारे खनिजों के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं। मैंने बताया ये चट्टानें हमें 3 सीरीज के रूप में देखने को मिलती हैं हमारे मध्य प्रदेश में। पहली सीरीज है चिल्पी सीरीज, इसको चीपली या चिल्पी के नाम से जाना जाता है। दूसरी है सकोली सीरीज और तीसरी है सौसर सीरीज। कितनी सीरीज के रूप में हमें देखने को मिलती है? 3 प्रमुख सीरीज के रूप में मिलती है। इस पूरे लेक्चर में ही मैं भूगर्भीय संरचना एक लेक्चर में मध्य प्रदेश की कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, फिर कल से हम नदियों वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, नितिन सर की आज की क्लास नहीं होगी किसी कारण से, नितिन सर को थोड़ा काम था तो आज निकल गए हैं, है ना। तो वो लेक्चर होगा लेकिन वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करके मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर होगा लेकिन वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको। जैसे ही नितिन सर आएंगे वो रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध करा देंगे, है ना। रात को रिकॉर्ड करेंगे और उसी समय आपको अपलोड कर देंगे, जिससे ये आपको लेक्चर मिल जाएगा। वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो चिल्पी क्रम, सकोली क्रम और सौसर क्रम, 3 क्रम में ये चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चिल्पी क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश में मैंने बताया। पहली चट्टानें बालाघाट से लेकर जबलपुर और छिंदवाड़ा तक है, ये वाला हिस्सा, है ना। मध्य प्रदेश के मैप में अगर हमने देखा तो पहला चिल्पी, है ना, ये वाला हिस्सा चिल्पी क्रम। फिर दूसरे नंबर पे इन चट्टानों में फाइलाइट, कोलाइट, ग्रीन स्टोन, मैग्नीज, है ना। जैसे बालाघाट का जो मैग्नीज है, तांबा है, वो इन्हीं चट्टानों में मिलता है। दूसरी सीरीज है, इसको हमने एक मिनट, चिल्पी, इन चट्टानों में फाइलाइट, कोलाइट, ग्रीन स्टोन, मैग्नीज आते हैं। दूसरी है सकोली। सकोली क्रम की चट्टानों का विस्तार मैंने बताया, चिल्पी के थोड़ा सा बगल में छोटा सा क्रम पाया जाता है जिसे सकोली क्रम कहते हैं, जबलपुर के आसपास है। इसमें अभ्रक मिलता है, सिस्ट मिलता है, डोलोमाइट, संगमरमर। जबलपुर में पाया जाने वाला जो बेस्ट वाला संगमरमर है ना, वो इन्हीं चट्टानों में मिलता है। अभी हम मिनरल्स में चट्टानें खनिज पढ़ेंगे तो वहां पे आपको चट्टानें रिपीट होंगी। ठीक है, तो जबलपुर में पाया जाने वाला जो बेस्ट खनिज है वो इन्हीं चट्टानों में मिलता है। तीसरे नंबर पे सौसर क्रम, इसका विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर मध्य प्रदेश में अगर हम देखें सौसर वाले जो है तो छिंदवाड़ा के आसपास में थोड़े से हिस्से में मिलती है सौसर क्रम की चट्टानें, है ना। इसमें अभ्रक, शिष्ट, संगमरमर आदि खनिज मिलते हैं। क्लियर। अब तीसरी चट्टान में आते हैं। हमने 2 चट्टानें पढ़ ली, आप याद करते चलिएगा। पहला आर्कियन चट्टानें, दूसरा धारवाड़ चट्टानें। तीसरी चट्टानें हैं, उसका नाम है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। आंध्र प्रदेश का एक जिला है, आंध्र प्रदेश का, इस जिले का नाम है कुड़प्पा, है ना। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा में पहली बार इन चट्टानों की खोज की गई, इसलिए इन चट्टानों को नाम दिया गया कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। क्लियर। सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिलों में खोजे जाने के कारण इस चट्टानों को कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहा गया, नाम पता चल गया। दूसरे नंबर पे हम देखें निर्माण कैसे होता है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण भी आर्कियन चट्टानों के अपरदन के
या वलयन के परिणाम स्वरूप होता है। वलयन पर तब समझते हो फोल्डिंग, है ना, लगातार ताप, दाब और भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप आर्कियन चट्टानों ने अपने स्वरूप को बदल लिया। तो जिन चट्टानों को निर्माण हुआ उन चट्टानों को कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहा गया। तीसरे नंबर पे इन चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। चौथे नंबर पे इन चट्टानों में खनिजों का अभाव होता है, खनिज बहुत ज्यादा नहीं मिलते। हाँ, कुछ सीमित मात्रा में, जैसे आप देखोगे तो चूना पत्थर इसमें थोड़ी सी मात्रा में मिल जाता है। हम देखेंगे थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं, चीनी मिट्टी इसमें खनिज में मिलते हैं, है ना। मध्य प्रदेश में ये चट्टानें बेसिकली दो सीरीज के रूप में मिलती हैं। एक कहलाती है ग्वालियर सीरीज और एक कहलाती है बिजावर सीरीज। मध्य प्रदेश में दो सीरीज के रूप में। तो याद रखिएगा, ग्वालियर सीरीज और बिजावर सीरीज किन चट्टानों का हिस्सा है? तो ग्वालियर सीरीज और बिजावर सीरीज जो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। ग्वालियर सीरीज और बिजावर सीरीज किसका हिस्सा है? तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का हिस्सा है। क्लियर? अब मध्य प्रदेश में ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हम कहां देखने को मिलते हैं? तो इसका निर्माण भी प्री कैम्ब्रियन युग में आर्कियन चट्टानों के आच्छादन के परिणाम स्वरूप हुआ। भूगर्भिक हलचलों के कारण दरार और भ्रंश आदि का निर्माण हुआ। इन दरारों भ्रंशों में प्री कैम्ब्रियन युग या ईओसीन काल में अवसादी निक्षेप हो कुछ नहीं हुआ। सिंपल सा आप इसको ऐसे समझो कि ये चट्टानें थी, जैसे मैंने बताया कठोर चट्टानें थी, आर्कियन चट्टानें समय के साथ टूटती चली गई, है ना, टूटती चली गई, ऐसे टूटती गई। अब जब टूट गई ये चट्टानें, एक मिनट पानी पी लो। जब ये चट्टानें टूट गई तो इन चट्टानों में अवसाद लगातार बढ़ते चले गए, अवसाद बढ़ते चले गए। तो इन अवसादीकरण के परिणाम स्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हुआ। दो सीरीज कौन सी है? तो पहली सीरीज है ग्वालियर सीरीज जो यहां तक विस्तृत है, और दूसरी है बिजावर सीरीज। अच्छा, मध्य प्रदेश में ना हीरा जो पाया जाता है वो इसी चट्टानों में मिलता है ना, बिजावर क्रम की चट्टानों में ही मिलता है, बिजावर सीरीज में मिलता है। पन्ना छतरपुर में पाया जाने वाला हीरा, और वो बिजावर सीरीज किसका हिस्सा है? बिजावर सीरीज हिस्सा है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। बिजावर सीरीज किसका हिस्सा है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। क्लियर? अब आगे देखते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में अत्यधिक रूपांतरण के परिणाम स्वरूप इसमें सेल, क्वार्टज, स्लेट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि के निक्षेप हमें पर्याप्त देखने को मिलते हैं। क्षैतिज अवस्था में पाई जाती है, मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने बताया ये होती हैं, ये चट्टानें जो होती है ना ऐसे गहराई में होती हैं, तो ये मोटाई ऐसे बहुत गहरी तक विस्तृत होती है ऐसे। तो क्षैतिज अवस्था में आप देखोगे तो इस तरह इसकी मोटाई जब 6000 मीटर तक इसकी मोटाई, बहुत गहरे तक बसी होती हैं ये चट्टानें। क्लियर? आगे, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में है कुड़प्पा, मैंने बता दिया, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों में हुआ है। आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा। निचली कुड़प्पा क्रम की चट्टानों और ऊपर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें दो रूपों में हमें देखने को मिलती हैं। ऊपरी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें चूड़ा पत्थर से अधिक होती है और बिंदन सलाओं के समान दिखती हैं। निचली कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में है। कुड़प्पा चट्टानों में जीवाश्म रहित एवं जीवाश्म विहीन होती, मतलब बता दिया मैंने कि इसमें भी जीवाश्म किसी भी प्रकार के नहीं पाए जाते। लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकल, कोबाल्ट आदि खनिज पदार्थों की उपस्थिति के कारण कुड़प्पा चट्टानें भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इन चट्टानों में दो प्रमुख उपक्रम मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलते हैं। एक ग्वालियर उपक्रम या ग्वालियर सीरीज कहते हैं, और दूसरे नंबर पे इसके बिजावर सीरीज के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में दो रूपों में हमें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं, एक ग्वालियर सीरीज और दूसरे नंबर पे बिजावर सीरीज। ठीक है, बिजावर पहली सीरीज। बिजावर सीरीज मैंने बताया, मध्य प्रदेश का मैप अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के मैप में ये वाला हिस्सा जो पन्ना से लेकर छतरपुर वाला हिस्सा है ना, जो ये पूरा पन्ना छतरपुर जिले, इस सीरीज को बिजावर सीरीज कहते हैं। बिजावर सीरीज में हम जब खनिज पढ़ाएंगे तो वहां एक विशेष प्रकार की चट्टान पाई जाती है। इस चट्टान को कहा जाता है किम्बरलाइट चट्टान। इस चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? किम्बरलाइट चट्टान। इस किम्बरलाइट चट्टान में ही हीरा पाया जाता है। ठीक है,
तो बिजावर उपक्रम की चट्टान का विस्तार मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों में है। इन चट्टानों के आधार बलुआ पत्थर क्वार्टराइट चट्टानों का निक्षेपण है। इन चट्टानों की परतों के मध्य बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है जिसमें हीरे के निक्षेप मिलते हैं। बेसाल्ट चट्टानें, उसके अंतर्गत किम्बरलाइट चट्टान, उसमें ही हीरा मिलता है। क्लियर। आगे ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें दूसरे नंबर पे। ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें ग्वालियर के निकट पाई जाती है। इसमें बलुआ पत्थर, सेल, क्वार्टराइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट, लावा आदि के निक्षेप मिलते हैं। ये चट्टानें मोरार और पार नाम से जानी जाती है। इसकी ऊपरी हिस्सा मोरार और निचला हिस्सा पार नाम से जाना जाता है, जो ग्वालियर क्षेत्र में आप जानते हो। ग्वालियर क्षेत्र में हो तो एक मोरार है, एक पार है। क्लियर। तो ग्वालियर उपक्रम, तो ये तीसरी चट्टान हो गई जिसे हम क्या कहते हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आपको समझ में आ गई। आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, खनिज बहुल्य चट्टानें जिसकी सिरिजा चिल्पी, सकोली और सौसर। उसके बाद तीसरी चट्टानें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जिसके दो उपक्रम हमारे मध्य प्रदेश में हैं, ग्वालियर उपक्रम और बीजावर उपक्रम। ओके, अभी ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे जब, तो ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, इससे बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। अगला विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या है, मध्य प्रदेश में स्थित विंध्याचल पर्वत में सबसे ज्यादा इन चट्टानों का विस्तार होने के कारण इन चट्टानों को विंध्यन क्रम की चट्टानों के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या कि सबसे ज्यादा ये चट्टानें विंध्याचल पर्वत में स्थित है। क्लियर। तो विंध्याचल पर्वत में स्थित होने के कारण इन चट्टानों को विंध्यन क्रम, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त आपके गुजरात, राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य तक विस्तृत है। ये पूरे हिस्से में है, बीचों बीच। अगर आप मध्य प्रदेश के मैप में देखोगे तो ये जो चट्टानें हैं हमें देखने को मिलती हैं विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में तीन अलग अलग रूपों में मिलती हैं, है ना। लोअर विंध्यन क्रम और अपर विंध्यन क्रम। ये वाला हिस्सा कहलाता है लोअर विंध्यन क्रम, ये वाला अपर विंध्यन क्रम। अपर विंध्यन क्रम में भी दो अलग अलग सीरीज देखने को मिलती है। इसको कहा जाता है भांडेर सीरीज। इस सीरीज को हम किस नाम से जानते हैं, भांडेर सीरीज। और इस सीरीज को हम कहते हैं, ये वाला हिस्सा है, इसे कहते हैं हम कैमूर सीरीज। ये हिस्सा है लोअर विंध्यन क्रम, कहते हैं हम इसको लोअर विंध्यन क्रम। लोअर विंध्यन क्रम, भांडेर सीरीज, कैमूर सीरीज। समझ में आया आपको। अब विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं ये लगभग कहा जाता है, इन चट्टानों में भी प्रायः जीवाश्म सीमित मात्रा में मिलते हैं। इन चट्टानों में तीन प्रकार के बेसिकली तत्व हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है कैल्शियम की बहुत अधिकता होती है, एक होता है इसमें फास्फोरस की अधिकता होती है, और एक होता है मैग्नीशियम की अधिकता होती है। मैग्नीशियम Mg होता है ना, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। ये तीन चीजें पाई जाती है और इससे संबंधित खनिज इसमें पाए जाते हैं। जैसे इन चट्टानों में ना कैल्शियम की अधिकता होती है जिन जिन क्षेत्रों पे, वहां पे चूना पत्थर बहुत मिलता है। तो आप देखोगे भवन निर्माण सामग्री वाले खनिज जैसे चूना पत्थर, गेरू, जहां पे फास्फोरस अधिक हुआ वहां पे रॉक फास्फेट, जैसे आप सागर में आके देखोगे तो यहाँ पे रॉक फास्फेट मिलता है, या झाबुआ में रॉक फास्फेट मिलता है। आप देखोगे इसके जबलपुर पे आसपास विस्तार हो जाता है तो इसी में संगमरमर मिलता है ना, फायर क्ले मिलता है, गेरू मिलता है। इस प्रकार के खनिज जो है भवन निर्माण से सामग्री, यहाँ पे आपके देखोगे तो ग्वालियर के आसपास चूना पत्थर मिलता है, और चूना पत्थर के अतिरिक्त मुरैना के आसपास चूना पत्थर मिलता है इस चट्टानों में, है ना। चूना पत्थर इत्यादि जो खनिज मिलते हैं, मतलब कैल्शियम फास्फोरस युक्त जो खनिज मिलते हैं, इस प्रकार की चट्टानों को क्या कहा जाता है, विंध्यन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है। अब पीपीटी के माध्यम से आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश के विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा के उत्तर में, विंध्याचल पर्वत वही आप जानते हो पूरा का पूरा नर्मदा के उत्तर में है ना, पाया जाता है, जो राज्य के दमोह जिले में अवस्थित है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में उत्तरी मैदानी और प्रायद्वीपीय भागों के मध्य विभाजक का कार्य करती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी वही सद्भावना चोटी, विंध्याचल के बारे में ही लिखा है। विंध्यन क्रम की चट्टानों की संरचना सूक्ष्म कणों से लेकर बड़े आकार तक होती है। विंध्यन क्रम के मध्य लगभग 800 किलोमीटर लंबा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पाया जाता है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं को पृथक करता है। सजावटी पत्थर, बहुमूल रत्न, चूना पत्थर, सीसा, गृह निर्माण सामग्री, सीमेंट, रसायन उद्योग, कच्चे माल के लिए जानी जाती है।
पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध खदानें विंध्यन क्रम की ही चट्टानें में पाई जाती है। विंध्यन क्रम के पत्थरों का लाल रंग होता है और अनेक ऐतिहासिक भवनों का निर्माण हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो होती है ना, लाल रंग की होती है। आप देखो कि बड़े फेमस जो भवन बने हैं, है ना, वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही बने हैं। जैसे सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, सारनाथ स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से, विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है ना। सांची, भरूच का स्तूप, जामा मस्जिद, ग्वालियर का किला, लाल किला, ये सब कुछ जो बना है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही बनाया गया है। ठीक है। सामान्यतः जीवाश्म में विहीन होती है, लेकिन कैमूर की चट्टानों के निचले भाग में कार्बनिक पदार्थ और वनस्पति के हमने बोला सीमित मात्रा में मिलती है। अच्छा, विंध्यन क्रम के भी कुछ सीरीज है, जैसे मैंने बताया भांडेर सीरीज, कैमूर सीरीज और एक और सीरीज होती है, इसको हम कहते हैं सेमरी सीरीज, है ना। लोअर विंध्यन क्रम वाले हिस्से में, मतलब कहां, झाबुआ से लेकर जो सागर तक फैला हुआ है एक पतली पट्टी, उसको कहते हैं लोअर विंध्यन क्रम। उसमें एक सीरीज मिलती है, इस सीरीज को किस नाम से जानते हैं, सेमरी सीरीज। यह निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों का क्रम है, जिसका विस्तार अधिकांश मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व सोन घाटी में हुआ है। इस क्षेत्र में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सिल आदि मिलते हैं, निक्षेप मिलते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योगों का यहाँ पे विकास हुआ। सेमरी। फिर उसका निचले विंध्यन क्रम के वलय और फ्रोल्ड के अभ्रंश में पाए जाते हैं। दमोह सागर के जिलों में विस्तृत क्षेत्रों में गुंबदाकार उच्च भूमियां और घाटियां इसमें दिखती हैं। ऊपर विंध्यन क्रम में इसमें पाया जाने वाला अपर विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण ज्वालामुख नदियों, घाटियों आदि के कारण हुआ है। इसमें एक उपक्रम होता है कैमूर, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, कैमूर उपक्रम देख लेना स्वयं। कैमूर उपक्रम क्या है, तो वही पन्ना से लेकर सीधी सिंगरौली तक पाया जाने वाला जो उपक्रम है उसको कैमूर उपक्रम के नाम से जानते हैं। इसको आगे बढ़ाते चले जाओ तो बिहार तक फैला हुआ है ना, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में फैला हुआ है। राज्य में कैमूर उपक्रम का विस्तार पन्ना, सतना, रीवा जिलों में हुआ है और ये बुंदेलखंड के पूर्वी नाग में ग्रेनाइट आदि पाए जाते हैं। फिर इसके बाद पहाड़ी के निकट स्थित केन एवं अन्य नदियों के कगारों का निर्माण इसी से हुआ है। इसमें कांगलोरमेंट चट्टानें दिखाई पड़ती है, सेल, क्वार्टज, निक्षेप आदि देखते हैं। एक रीवा उपक्रम भी है, कैमूर का ही एक भाग है रीवा उपक्रम, है ना। इसका विस्तार कैमूर उपक्रम के उत्तर में सागर और पन्ना, दमोह आदि जिलों में पाया जाता है। प्रयागराज, इलाहाबाद से कटनी के मध्य रेल लाइन जो गुजरती है वहां पे एक रीवा उपक्रम देखने को मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद रीवा उपक्रम के अतिरिक्त तीसरे नंबर पे हम देखते हैं अपर विंध्यन का एक और हिस्सा होता है भांडेर उपक्रम। ठीक है। भांडेर उपक्रम क्या है, इसका विस्तार विंध्यन श्रेणी के सतना, सागर, दमोह जिलों में है ना। इसमें गानौरगढ़ सेल, सिरबू सेल आदि नामों से ये जानी जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में दरार भ्रंश अधिक पाए जाते हैं। इन भ्रंशों में आर्कियन चट्टानों के हमें अवसाद और निक्षेप देखने को मिल जाते हैं। दैट्स इट। अब अगली चट्टान है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। हमने ये देखा सबसे पहले आर्कियन चट्टानें, आर्कियन क्रम के बाद धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ के बाद कुड़प्पा चट्टानें, कुड़प्पा के बाद हमने देखा विंध्यन चट्टानें चौथे नंबर पे। पांचवी चट्टानें है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। देखिए, गोंड जनजाति के नाम पर इन चट्टानों का नाम गोंडवाना क्रम की चट्टानें पड़ा। भारत में ना गोंडवाना क्रम की चट्टानें बेसिकली, अगर हम भारत का मैप देखें फिर मध्य प्रदेश में आते हैं, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। जैसे ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र तक, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा, ये हिस्सा और दूसरा सतपुड़ा श्रेणी के ये वाला हिस्सा जो है मध्य प्रदेश में, ये भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में वो वाले हिस्सा देखिए आप, पूर्वी हिस्से में थोड़ा सा लगता हुआ ये, और दूसरा ये वाला, ये सतपुड़ा है ना, ये वाले क्षेत्र में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार है। एक युग आया था इतिहास में जिसे कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ोगे, कार्बोनिफेरस युग। इसमें क्या हुआ कहा जाता है कि कुछ एग्जाम्पल है, ये हाइपोथेसिस ही है कि जो पृथ्वी के ऊपर वाला जो क्षेत्र था अचानक किसी भूगर्भिक हलचलों के कारण पृथ्वी के नीचे दब गया। सभी जीव जंतु वनस्पति दब गए तो ये हजारों साल, लाखों सालों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवाश्म में बदल गए, ईंधन में बदल गए, कोयले में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। तो जिन चट्टानों का निर्माण हुआ इससे,
जिसमें कोयला सबसे ज्यादा है, जीवाश्म में भरे पड़े हैं, जिन चट्टानों का निर्माण हुआ कार्बोनिफेरस में, इन सबके दब जाने से उन चट्टानों को कहा गया गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्लियर, समझ में आया? फिर से रिपीट, कार्बोनिफेरस युग में किसी भूगर्भिक हलचल के कारण सभी पादप एवं वनस्पति जीव जंतु पृथ्वी के नीचे दब गए। दब जाने के परिणाम स्वरूप ताप और दाब की प्रक्रिया से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों को गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा गया। उनको क्या नाम से जाना गया? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें कई अवस्थाओं में, जैसे निचला गोंडवाना क्रम जिसको तालचेर उपक्रम कहते हैं, अपर गोंडवाना क्रम जैसे महादेव उपक्रम, वही महादेव श्रेणी वाला जो क्षेत्र है मैंने अभी बताया आपको, और एक और कहलाता है जबलपुर उपक्रम। थोड़ा सा उसके उत्तर में जाओगे तो जबलपुर उपक्रम। ठीक है, तालचेर उपक्रम जो पूर्वी हिस्सा मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उसको तालचेर उपक्रम के नाम से जाना जाता है। क्लियर, अब एक एक करके जान लेते हैं। जैसे पहला जानते हैं हम तालचेर, इसका नामकरण उड़ीसा के अंगुल जिले में स्थित तालचेर के नाम पर पड़ा। क्लियर, उड़ीसा के अंगुल जिले में एक स्थान है तालचेर, इसका विस्तार मैंने बताया छोटा नागपुर के पठार उड़ीसा तक है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक है। यहां कोयले के बृहद भंडार है, ब्राह्मणी नदी घाटी से लेकर स्थित है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मध्य प्रदेश का पूर्वी वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा किसमें आता है? तालचेर उपक्रम में आता है। किसमें? तालचेर। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तालचेर उपक्रम किन चट्टानों का भाग है? तो याद रखिएगा तालचेर उपक्रम जो भाग है वो गोंडवाना शैल समूह का भाग है। तालचेर उपक्रम किसका भाग है? गोंडवाना शैल समूह का भाग है। दूसरा महादेव उपक्रम, जो सतपुड़ा वाला हिस्सा है, महादेव श्रेणी वाला क्षेत्र, कल हमने महादेव श्रेणी पढ़ा था, महादेव श्रेणी वाला जो हिस्सा है वो महादेव उपक्रम के नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी के नाम से, पचमढ़ी उपक्रम भी कह सकते हो आप इसको। पचमढ़ी सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है, महादेव में कोयले के भंडार स्थित है। यहाँ पे पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र, बैतूल कोयला क्षेत्र, कालीभीत कोयला क्षेत्र है, आपके आगे चले जाओ तो मोह पानी कोयला क्षेत्र है, पेंच घाटी कोयला क्षेत्र है, कोरार कोयला क्षेत्र है। ये सारे जो कोयला क्षेत्र है वो महादेव उपक्रम का हिस्सा है। महादेव उपक्रम मध्य प्रदेश में आप जानते हो ना, ये मध्य वाला भाग, कौन सा वाला भाग? ये मध्य वाला, सतपुड़ा के मध्य वाला भाग है ना, मतलब मैकल के पश्चिमी वाला हिस्सा, राजपीपला के पूर्वी वाला हिस्सा। जिला पड़ेगा यहाँ पे कौन सा? तो जिला पड़ेगा यहाँ पे ये वाला हिस्सा, छिंदवाड़ा वाला हिस्सा है ना। छिंदवाड़ा से लेकर होशंगाबाद, हरदा, बैतूल तक इसका विस्तार है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, सिवनी, पेंच घाटी तक इसका विस्तार होता है। ये महादेव उपक्रम के नाम से जाना जाता है ये वाला हिस्सा। क्लियर? अब तीसरा है महादेव उपक्रम को पचमढ़ी उपक्रम, ये तो हो ही गया। फिर तीसरा है जबलपुर उपक्रम। महादेव उपक्रम के थोड़ा सा उत्तर में जब चले जाओ तो कटनी जबलपुर हिस्से वाले में आ जाओ तो इसको कहा जाता है जबलपुर उपक्रम के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है जबलपुर उपक्रम किन चट्टानों का भाग है, तो आप बताओगे जबलपुर उपक्रम जो है गोंडवाना शैल समूह का भाग है, ये वाला हिस्सा बीचों बीच है ना। इसकी दो अवस्थाएं पाई जाती है, निचला चौगान और ऊपरी जबलपुर। ठीक है, इस उपक्रम में जुरासिक काल में वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के साथ साथ कोयला, चूना, बलुआ आदि मिलते हैं। मूल रूप से इसमें पाए जाने वाले जो खनिज है ना वो कोयला ही है। क्लियर? अब लास्ट आते हैं, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट में है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। सेकंड लास्ट कौन सा है? दक्कन क्रम की चट्टानें। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा आर्कियन, आर्कियन के बाद पढ़ा धारवाड़, धारवाड़ के बाद पढ़ा कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद पढ़ा हमने विंध्यन, विंध्यन के बाद पढ़ा हमने गोंडवाना, गोंडवाना के बाद छठे नंबर की जो चट्टान हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है उस छठी चट्टान को कहा जाता है दक्कन क्रम की चट्टानें, है ना। देखिए एक इसकी भी घटना है, एक युग आया था क्रिटेशियस युग, इतिहास में हम इसके बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि क्रिटेशियस काल में इस मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से वाले क्षेत्र में एक विशाल ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। क्लियर? एक बड़ा ज्वालामुखी उद्गार हुआ। अब ज्वालामुखी उद्गार हुआ जिससे पृथ्वी के नीचे लावा निकलकर ऊपर पूरे मैदानों में फैल गया और मैदानों में एक पतली परत जम गई, है ना, बड़े चौड़े परत जम गए जिसकी ऊंचाई लगभग, है ना, इस परत की बहुत ज्यादा मोटाई नहीं थी, लगभग 10 मीटर मोटी एक परत जम गई, 10 मीटर मोटी लावा की एक परत जम गई।
समय के साथ ये लावा ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद ऐसे परतदार, है ना, जैसे लावा बहता है तो ऐसे बहा जम गया, फिर उसके बाद फिर अगला स्टेप आया, फिर लावा, फिर अगला स्टेप आया, फिर बह के आया, जमता चला गया, तो ऐसे जम जम के लावा कई सारी परतों के रूप में यहाँ पे जम गया और एक मोटी चट्टान का ये रूप ले लिया लावा। तो जिस प्रकार की ये चट्टानों का निर्माण हुआ इसको दक्कन क्रम की चट्टानें कहा गया। दक्कन ट्रैप मतलब होता है परत, ठीक है। अब देखिए क्या विशेषता होगी, चूंकि इसका निर्माण लावा से हुआ है अतः इसमें जीवाश्म और वनस्पतियां किसी भी प्रकार की नहीं मिलेंगी, किसी भी प्रकार की जीवाश्म और वनस्पतियां नहीं मिलेंगी, पहला। दूसरे नंबर पे क्या होगा, प्राय लावा चट्टानों में खनिजों का अभाव पाया जाता है, लेकिन इनकी सेल्स, इसमें पतले पतले ना छोटी छोटी एक सेल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, इन सेल्स में कोशिकाओं में इनकी क्या होता है, कुछ खनिज जैसे बहुमूल्य खनिज मिल जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कैल्साइट, डायस्पोर कैल्साइट सुना है आपने, वो नग वाले पत्थर अगर कभी पहने हो तो डायस्पोर एक पत्थर आता है, कैल्साइट एक पत्थर आता है सफेद नीले हरे रंग का, तो उसी को कैल्साइट डायस्पोर आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये वाले खनिज जो है यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में दक्कन चट्टानों का विस्तार कहाँ है, अच्छा, दक्कन चट्टानों का ही समय के साथ निक्षेप हुआ और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप पूरे के पूरे क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार हुआ है। दक्कन चट्टानें समय के साथ टूटी और टूटने के बाद जो भुरभुरी मिट्टी का निर्माण हुआ, जिस मिट्टी का निर्माण हुआ उसे काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में देखें तो दक्कन क्रम की चट्टानें हमें कहां देखने को मिलती हैं मध्य प्रदेश में हमारे दक्कन क्रम की चट्टानें जो हैं वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, यह पूरा का पूरा पश्चिमी हिस्सा यहां से लेकर यहां तक एक परत के रूप में देखने को मिलती है। पूरा मालवा का पठार और पश्चिमी सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, राजपीपला श्रेणी वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है, वहां से लेकर महाराष्ट्र राज्य तक दक्कन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लो पहले। दक्कन शब्द का अधिक है सोपान या कदम या नीचे धंसा हुआ भाग, क्लियर। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल में भूगर्भिक हलचलों के कारण ज्वालामुखी क्रियाओं से हुआ है, मैंने बताया ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, जिससे दरारी उद्भेदन से दक्कन क्षेत्र में लावा का निक्षेप हुआ और लावा के सल्फर की मात्रा अधिक थी, इसलिए इसके क्रिस्टलीकरण, लावा बनने की प्रक्रिया तेजी से हुई, क्रिस्टलीकरण हो गया, परतें जम गई, क्लियर। आगे बेसाल्ट लावा के निक्षेप से पठार से मध्यवर्ती महाराष्ट्र तक अधिक हुआ। यहाँ लावा की मोटाई 50 मीटर से 3000 मीटर तक पाई जाती है। क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश कई जिलों तक है। यह आग्नेय चट्टान है ना। आग्नेय चट्टान सिंपल सा है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से बनी इसलिए आग्नेय चट्टान है, जिसका विघटन, वियोजन, कायंत्रण, अवसादीकरण परिणाम स्वरूप काली, गहरी काली और भूरी काली या लाल रेंगून मिट्टी। चूंकि ये चट्टान जो है ना वो मैंने बताया आपको क्या है, लावा चट्टान है, तो लावा चट्टान होने के कारण इससे निक्षेपण जब हुआ तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ, क्लियर। दक्कन ट्रैप की सर्वाधिक ऊंचाई मुंबई में है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई घटती जाती है। इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दक्कन ट्रैप को भी 3 अलग अलग भाग है, हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक निचला, एक मध्यम, एक उच्च दक्कन ट्रैप, है ना। मध्य प्रदेश में जो है निचला मध्यम क्रम नर्मदा घाटी में पाया जाता है, निचला वाला हिस्सा, ठीक है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर है। निचले दक्कन ट्रैप के कणों में संरचना सूक्ष्म है, ठीक है। फिर इसके तथा इसकी परतों के मध्य राख और जीवाश्म के कण पाए जाते हैं। यहीं पर बाघ और लमेटा नामक 2 पृथक संरचना वाले सस्तर देखने को मिलते हैं। इनका निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ। फिर उसके बाद मध्यवर्ती दक्कन ट्रैप, इसका विस्तार मालवा एवं है ना नर्मदा घाटी में निचला दक्कन क्रम। फिर थोड़ा सा उसके ऊपर आओ तो मध्यवर्ती मालवा के पठार में, जिसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, जीवाश्म इसमें भी नहीं मिलते। और तीसरा ऊपरी दक्कन क्रम, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ, जीवाश्म के लक्षण आदि इसमें भी नहीं होते। दैट्स इट। लास्ट क्वार्टरली चट्टान, दक्कन ट्रैप चट्टान समझ में आ गया। तो छठे नंबर की चट्टान हुई हमारी दक्कन क्रम की चट्टानें। अब लास्ट, इसको कहा जाता है क्वार्टरनी या टर्सरी चट्टानों के नाम से याद है, टर्सियरी। मध्य प्रदेश में हमारे पाई जाने वाली जो सबसे नवीनतम चट्टानें हैं वो टर्सरी क्रम की चट्टानें। मध्य प्रदेश में ना ये टर्सरी चट्टानें जो हैं, पहले इसको पढ़ लो।
क्वाटरनी चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन या होलोसीन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण हुआ, इसलिए इसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। इसका विस्तार मध्य प्रदेश में ताप्ती, नर्मदा और चंबल नदियों की घाटियों में हुआ। अब देखो अगर इसको, तो मध्य प्रदेश में ना आपके ये चट्टानें कहां मिलती हैं? कुछ नहीं है, समय के साथ नदियां बहने लगी, नदियां अपने साथ बाढ़ करके लाती हैं, बाढ़ में मिट्टियां लाती हैं। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड राम मिलन, समझते चलो। ठीक है, अब देखिए दक्कन क्रम की चट्टानों के बाद टर्सरी, क्वाटरनी। सिंपल देखिए, नदियों द्वारा लगातार निक्षेप या बाढ़ लाई जाती है। अब बाढ़ से अपने साथ अवसाद लाई जाते हैं, मिट्टियां लाई जाती हैं। अब चूंकि अपने साथ लगातार अवसाद या मिट्टियां नदियां बहा के लाती है, तो किसी एक स्थान पर लगातार क्या करती जाती है? जमा करती जाती हैं लगातार अवसाद। और अवसाद जब जमा हो जाता है तो ये अवसाद होता है समय के साथ कठोर। ये अवसाद क्या हो जाता है? समय के साथ कठोर हो जाता है। और अवसाद जब समय के साथ कठोर हो जाता है, सर पहले से अधिक डाटा भी मिला है। हाँ, आपको जो पीपीटी में मिलेगा ना, डाटा बहुत मिलेगा। मतलब मेरी पीपीटी जो होती है ना, मैं बता रहा हूं, इसमें डाटा मैं जितना मैक्सिमम हो पाता है मेरे पास पूरा डाल देता हूं। ठीक है, इसलिए पीपीटी थोड़ा बड़ी भी हो जाती है कई बार, लेकिन आपको अच्छा डाटा मिलेगा इसमें। ठीक है, आपको मध्य प्रदेश का इतिहास भी करते चलिएगा पैरेलल, है ना। मध्य प्रदेश के इतिहास के मैं रिकॉर्डेड वीडियो लगातार डालते जा रहा हूं, उसमें लगभग 12 लेक्चर हो गए हैं। अब संडे का टाइम मिलेगा तो मैं 7-8 लेक्चर एक साथ डाल दूंगा, एक साथ ही, है ना। तो इकट्ठा 20-22 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, हम पढ़ रहे थे टर्सरी, तो टर्सरी में ये है कि इन चट्टानों में खास बात क्या होती है? इन चट्टानों में निक्षेप के कारण तो नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं, वहां पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं उन्हें टर्सरी चट्टानों के नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में ना चंबल नदी की घाटी अगर आप देखो, तो चंबल नदी अपने साथ बाढ़ लाती है, तो चंबल नदी के दोनों तरफ, है ना, आगे हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे, सोन नदी घाटी इसके दोनों तरफ, नर्मदा नदी घाटी दोनों तरफ, ताप्ती नदी घाटी उसके दोनों तरफ, आप देखो तो यहाँ पे माही नदी घाटी उसके दोनों तरफ, बैनगंगा नदी घाटी। तो नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो नवीनतम चट्टानें हैं, उन चट्टानों को ही टर्सरी क्रम की चट्टानें कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की चट्टानें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर, है ना। कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मेरा नंबर ये वाला है, नीचे जो लिखा है 64 वाला नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा कोई भी डाउट के लिए। इसका पीपीटी मैंने अपलोड कर दिया है आपको। और कल हम देखेंगे, अगला लेक्चर जो देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ वाला बड़ा चैप्टर है, जब 2 से 3 लेक्चर उसमें लगेंगे। तो मिलते हैं चलिए अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।